हाँ जी, राधे राधे आप सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। कल हमने जो है वो इंडियन पॉलिटी के लिए, EORO के लिए जो है इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर ली थी। कुछ एक टॉपिक हमने जाने थे, आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले एक बार फटाफट से जो है उसका रिवीजन कर ही लेते हैं। तो हमने जाना था कि राज्य वह इकाई है जिसमें लोगों का समुदाय एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है और एक जो व्यवस्थित सरकार जो है वो बाहरी दबावों से मुक्त होकर के संपूर्ण रूप से काम करती है। ये थ्योरी जो है वो अरस्तु ने दी थी, इसलिए पॉलिटिकल साइंस का जनक जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। वहीं जो कौटिल्य जो है, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिन्हें सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा राज्य के 4 नहीं बल्कि 7 अंग होते हैं। पहला है दुर्ग, राजा, राजकोष, सेना, अमात्य, मित्र, क्षेत्र अथवा भूभाग। ये 7 अंग बताए थे। अगला हमने पढ़ा था कि भी राष्ट्र और राज्य, राष्ट्र नेशन और स्टेट के बीच में जो डिफरेंस जो है वो हमने जाना था। तो क्या डिफरेंट है दोनों के अंदर, कि राष्ट्र जो है वो एक सांस्कृतिक अवधारणा है, वहीं राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है। और इसके साथ साथ हमने जाना था कि जहाँ एक ही प्रकार का कल्चर फॉलो किया जा रहा है, एक ही प्रकार की लैंग्वेज है, एक ही प्रकार का खान पान है और लगभग लगभग उनका हिस्ट्री का जो बैकग्राउंड है वो एक ही प्रकार का रहा हो, तो वो अपने सांस्कृतिक अवधारणा के अंदर आता है, अथवा अर्थात जो राष्ट्र के अवधारणा के ज़्यादा निकट है। वहीं जहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो है वो फूड है, उनका कल्चर जो है वो, उनकी जो हिस्ट्री जो है वो अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो वो जो है वो अपने राज्य की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में हमने कंटिन्यू किया था कि भी ऐसे कौन से देश है जो राज्य की श्रेणी में आते हैं और राष्ट्र की श्रेणी में आते हैं। तो उनमें सबसे पहला था भारत, और अमेरिका जो है वो राज्य की श्रेणी में आता है बल्कि राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आता है। आज हम उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में हम जानते हैं आज एक इंपॉर्टेंट चीज जो है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत। संबंध में सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत जानेंगे? तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत। तो पहली थ्योरी जो है, यानी राज्य बने कैसे थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये इंपॉर्टेंट कम हो, पर तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि राज्य बने कैसे थे। क्या आज भी पहले की तरह ही राज्य हुआ करते थे? सबसे पहले है राजत्व का देवी सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कह रहा है, पहले मैं लिख रहा हूं, उसके बाद में पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद में देखिए। ये कहानी है कि भाई राजा जो है वो ईश्वर का आदमी है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा खुद को राजा नहीं मानता। राजा कहता है कि राजा भगवान है, मैं तो उनका प्रतिनिधि हूं, मैं उनका छोड़ा हुआ आदमी हूं, ताकि यहाँ की रखवाली कर रहा हूं। बाकी ओरिजिनल जो राजा है, ओरिजिनल जो शासक है, वो साक्षात भगवान ही है, मैं तो उनका छोड़ा हुआ एक दूत हूं। तो ये थ्योरी जो है वो राजत्व का देव्य सिद्धांत कहलाता है। जब हम राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि बप्पा रावल अपने आप को एकलिंग जी का, अर्थात शिव जी का प्रतिनिधि मानता था, एकलिंग जी का दीवान माना करता था। ये बात ये प्रूव होती है कि भाई राजा के पहले के टाइम के अंदर लोग जो है वो खुद को राजा नहीं मानते थे, बल्कि जो वहाँ के जो भगवान हुआ करते थे उनको राजा मानते थे और खुद को उनके दीवान मानते थे। दीवान यानी प्रधानमंत्री की पोस्ट होती है, वरना कुछ जो है वो उनके प्रतिनिधि मानते थे कि भाई हम तो उनके आदमी हैं, छोड़े हुए आदमी हैं। बाकी वास्तविक शासक जो जो सत्ता जिसके हाथ में है वो साक्षात भगवान ही है। तो पहली थ्योरी मैं लिख रहा हूं, मैं इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। तथा अपने राज्य में ईश्वर के आदेशों को लागू करता है। लागू जो है वो करता है।
मेवाड़ के एक, जैसे मैंने बताया मेवाड़ के शासक बप्पा रावल स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। अच्छा, इससे अच्छा उदाहरण कोई हो नहीं सकता, है ना। तो पहली थ्योरी है कि जब राज्य बना था तो उस वाले टाइम राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि हुआ करता था और अपने क्षेत्र के अंदर ईश्वर के आदेशों को लागू कर रहा है। एज एग्जाम्पल हमने देखा था कि मेवाड़ के अंदर शासक बप्पा रावल जो गुहिल वंश से संबंधित था, उस बप्पा रावल ने खुद को जो एकलिंग जी जिसे शिव जी कहते हैं उनका दीवान मानता था। तो पहली थ्योरी कोई है तो वो है राजत्व का दैवी सिद्धांत। चलिए हम अगली थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप सभी को बता दूं कि आप जो यहाँ पर साथ साथ में लिख रहे हैं वो तो देखो वेल एंड गुड है, सोने में सुहागा है, फिर भी आपको यहाँ वाले नोट्स अगर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ आपको यहाँ जो करवाया जा रहा है उसके PYQ भी मिलेंगे। आप जानोगे कि EURO जैसे कई सारे एग्जाम के अंदर पॉलिटी के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, किस टाइप के जो है वो नहीं आते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण बात यही है कि इनको सबसे अच्छे ढंग से आप जो है वो टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगली थ्योरी की ओर। अगली थ्योरी जो है वो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। 2 नंबर है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो सबसे पहली बात तो ये सिद्धांत किसने दिया था, तो यह है सिद्धांत जॉन लॉक। पहले मैं लिख देता हूं उसके बाद में समझाता हूं। जॉन लॉक, जॉन थॉम्स और जॉन होम्स सॉरी और रूसो ने दिया था। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य निर्माण से पूर्व जो है वो मत्स्य न्याय था। अर्थात अराजकता की क्या थी, स्थिति थी। कालांतर में क्या होता है, तो कालांतर में राज्य के लोगों ने अपनी शक्ति अपने प्रतिनिधि को दी तथा बदले में उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी। वर्तमान में लोकतंत्र के माध्यम से जनता अपना प्रतिनिधित्व, अपना मत प्रतिनिधि को देती है तथा प्रतिनिधि उन्हें सुरक्षा की
गारंटी देता है। तो ये बात है भाई, उन्हें क्या देता है? सुरक्षा की गारंटी देता है। अब इसको एक बार पढ़ते हैं पहले। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो थ्योरी है, जो जॉन होब्स और रूसो ने दिया था ये सिद्धांत, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग राज्य निर्माण से पूर्व मत्स्य न्याय था, अर्थात अराजकता की स्थिति हुआ करती थी। कालांतर में राज्य के लोगों ने अपनी शक्ति अपने प्रतिनिधि को दी, राजा को दी, बदले में उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी गई। वर्तमान में लोकतंत्र के माध्यम से जनता अपना मत जो है वो प्रतिनिधि को देती है तथा प्रतिनिधि उन्हें सुरक्षा की गारंटी देता है। ये सिद्धांत तुम लोगों को पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो मैं अभी समझा देता हूँ। देखो, ये थ्योरी ये है कि ये उदाहरण हम ले रहे हैं दो कबीलों का, ये कहानी है दो कबीलों की। कबीले एग्जैक्टली वही है जो आप सोच रहे हो कि एक जैसे किसी एक क्षेत्र विशेष के अंदर एक निश्चित संख्या के अंदर लोग रहते थे, वो कम लोग हुआ करते थे, इन्हें कबीले कहा जाता था। जब आप इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तब आप जानोगे कि भारत के अंदर सबसे पहले जनपद बने, उन जनपदों से महाजनपद बने, धीरे धीरे जो है वो राज्य के अंदर कन्वर्ट हो गई और सारे राज्यों को सम्मिलित रूप से देश के नाम से संबोधित किया जाता है। तो अब एक और इंटरेस्टिंग बात की, ये कहानी है दो कबीलों की, एक का नाम है ए का नाम है बी। अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, इस कहानी के अनुसार, इस कहानी के अनुसार ए कबीला जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, शक्तिशाली था। बी कबीला जो है वो थोड़ा कम शक्तिशाली था। ये कहानी इस बात को प्रदर्शित करती है कि उन कबीलों वाले टाइम के अंदर जो है वो लोग ज़्यादा खेती पर निर्भर रहा करते थे। अपनी जो है वो दैनिक दिनचर्या उनकी जो है वो खेती हुआ करती थी। तो कहानी आगे सुनिए, इंटरेस्टिंग है कि ए कबीले के लोग जो काफ़ी शक्तिशाली थे वो जाते और बी कबीले के लोगों को लूट लेते। बी कबीले के लोगों से जो धान जो था, वो पैसे जो थे वो चुरा करके ले जाते, और चुरा करके नहीं, उन्हें डरा धमका करके ले जाते और उन्हें कहते कि हम लेके जा रहे हैं, अगर तुम में दम है, तुम रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो। बी कबीले के लोग जो है वो थोड़े कमज़ोर लोग हुआ करते थे, ए कबीले वाले लोग थोड़े शक्तिशाली लोग हुआ करते थे, थोड़े ऐसे मतलब शक्तिशाली लोग हुआ करते थे। शक्ति जो है वो जैसे कोई भी शक्ति आप देख लो जैसे, ठीक है। अब कहानी अब और आगे बढ़ाते हैं। तो बी कबीले के कुछ लोग एक दिन जो है वो एक मीटिंग बैठाते हैं और मीटिंग के अंदर कहते हैं कि यार अगर हम ऐसे कमाएंगे और कमाते ही ये लोग लेके चले जाएंगे तो क्यों नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि हमें बी ए कबीलों से विरोध करना चाहिए, हमें ये बताना चाहिए उन लोगों को कि आप हमसे ऐसे नहीं छीन के ले जा सकते। बी कबीले वाले लोग थोड़े कमज़ोर हुआ करते थे और उन लोगों ने कहा कि हम इनका साफ सीधा विरोध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ए कबीले के लोग थोड़े पावरफुल हैं और अगर हमने सीधा विरोध किया तो हमें कुछ ही नहीं निकाल के देंगे। समय का चक्कर घूमता है और अब बी कबीले के लोग एक बार वापस मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग के अंदर उन लोगों ने एक जो सरपंच साहब हुआ करते थे मीटिंग के, उन लोगों ने, सरपंच साहब ने कहा कि यार ऐसे अगर हम साथ के साथ के अंदर कमाएंगे और ये लोग हमसे छीन के ले जाएंगे तो मैं नहीं लगता कि आने वाले टाइम में हम गरीब हो जाएंगे और ये अमीर हो जाएंगे और दिन प्रतिदिन इनकी दहाशत जो है वो बढ़ती जा रही है। आज हमसे ये पैसे वगैरह छीन के लेकर के जा रहे हैं, आने वाले टाइम में शायद हमें ये ज़मीन से भी बेघर कर सकते हैं। तो बी कबीले के लोगों में एक जो बंदा तो था वो थोड़ा ऐसे जिम विम जाने वाला, बॉडी वॉडी ठीक थी, तो उस बंदे को खड़ा किया क्या तेरे को अब एक कबीले से लड़ना है। उस एक व्यक्ति ने कहा कि यार मैं अकेला एक व्यक्ति से कैसे लड़ सकता हूँ। तो गांव के अंदर खूब सारे लोग बैठे थे। तो सरपंच साहब ने कहा कि तू अकेला नहीं है, हमारे गांव से एक एक घर से एक एक व्यक्ति तेरे साथ होगा। तू अकेला नहीं है, हमारे गांव के एक एक घर से एक एक आदमी तेरे साथ होगा। 100 आदमी तो सेना के वो जो 100 एक एक घर से एक एक आदमी जाने वाला था, वो 100 घर थे तो 100 आदमी तो वो हो गए। एक वो जो जिम जाने वाला उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था वो हो गया, 101 बंदे हो गए। अब उन लोगों ने कहा कि हम अगर इन लोगों से ए वालों से लड़ेंगे तो हम क्या कमाएंगे। तो सरपंच साहब ने फिर कहा कि इस बार आपको कमाने की आवश्यकता नहीं है, हम जो कमा रहे हैं 100 रुपये कमा रहे हैं तो 2 रुपये हर घर से जो है वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब 2 रुपये आएंगे 200 रुपये हो जाएंगे, तो तुम लोग भी अब आपस के अंदर बांट लेना और ऐसे तुम्हारी भी दुकानदारी चलती रहेगी और हमारी भी सुरक्षा हो जाएगी। तुम भी भूखे नहीं मरोगे और हम भी अपना जो धान वगैरह जो है वो हमारा भी शोषण होगा नहीं। अब आप इस बात को समझना कि बी कबीले के अंदर एक व्यक्ति जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था वो राजा है। 100 लोग जो उनके साथ में हुआ करते थे वो उनकी सेना है।
जो एक एक घर से 2-2 रुपये आने वाले थे उनका टैक्स है, कर है। कालांतर के अंदर राजा जो वंशानुगत हो गया था, कालांतर के अंदर सेना का विस्तार हो गया था, सेना बहुत बड़ी हो गई थी। कालांतर के अंदर लगने वाला जो टैक्स 2 रुपये वो बढ़ करके कई गुना हो गया था। तो ये ऐसे क्या मिल के बना था, राजा बना था। तो सारे गांव वालों ने अपनी शक्ति थोड़ी थोड़ी किसको दे दी थी, उस एक व्यक्ति को दे दी कि अब तू ए के खिलाफ लड़। एग्जैक्टली आज भी हम मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को, वोट के माध्यम से, और हम जो है वो अपनी शक्ति देते हैं। हम अपना एक व्यक्ति चुनते हैं, अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, और वो व्यक्ति जो हमारे लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, हमारे लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आता है, हमारे लिए जो है वो कई सारी जो हित के अंदर योजनाएं चलाता है। एज ए एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे उदाहरण है, मैं उदाहरण ले रहा हूँ पुलिस का। एक तो इन सोशल मीडिया पर जो भ्रांति फैलाई जा रही है, जिसके अकॉर्डिंग पुलिस वालों को बदनाम कर रखा है। बाकी वास्तव के अंदर मान के चलिए पुलिस वाले इस भारत के अंदर बहुत 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 ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि कई सारे नेताओं का ये बयान भी है कि अगर आपने इतने टाइम के लिए अगर पुलिस को हटा दिया या पुलिस को एक बार साइड में कर दिया तो हम बता देंगे कि हम कौन है और सामने वाले कौन है। तो पुलिस वास्तव के अंदर भारत के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर रात को कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं पर से भी आ रहे हैं, तो अगर पुलिस हमारी चेकिंग कर रही है तो वो वास्तव के अंदर बहुत अच्छी बात है। अगर हमारी पुलिस चेकिंग करना बंद कर दे और शायद हमारे क्षेत्र के अंदर कोई टेररिस्ट या फिर कोई नक्सलवादी घुस के आ जाए, जो हमारे जो कोई ना कोई किसी क्षेत्र के अंदर कोई नुकसान कर दे, किसी जैसे जान मान का या फिर कोई मिनक का या फिर कोई मनुष्य का, जैसे कोई अपहरण वगैरह कर रहे हो, तो ऐसी मामले, ऐसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। इसलिए भारत के अंदर वास्तव के अंदर कोई अच्छा काम कर रहा है। बाकी देखो सारे अच्छे काम कर ही रहे हैं, पर पुलिस भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा 2 सिद्धांत हमने जाने हैं। एक पहला है राजत्व का दैवीय सिद्धांत, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और अपने राज्य के अंदर ईश्वर के आदेशों को लागू करता है। वहीं दूसरा है सामाजिक समझौते के सिद्धांत। जॉन हॉब्स और रूसो के अकॉर्डिंग पहले मत्स्य न्याय हुआ करता था, यानी बड़ी मछली जो है वो छोटी छोटी कई मछलियों को खा जाया करती थी। तो इस मत्स्य न्याय को कम करने के लिए जो है वो धीरे धीरे राजतंत्र की स्थापना होती है। वर्तमान के अंदर लोकतंत्र की स्थापना होती है, वो आगे हम जानेंगे। इसी के अंदर हम जानते हैं अगला है अपने राज्य बन गया, अपने 2 सिद्धांत के अनुसार राज्य जो है वो बने। अब एक और इंटरेस्टिंग सिद्धांत पढ़ते हैं हम, जिसका नाम है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का अब देखो ये है क्या, एक व्यक्ति है जिसका नाम फ्रांस का है, जिसका नाम है मॉन्टेस्क्यू। तो फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। देखो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि भी राजा जो है, तो राजा निरंकुश है। राजा के पास 3 पावर है। कौन कौन सी? एक तो अपने विधायी शक्तियां, विधायी, और एक कार्यपालिका शक्तियां। और तीसरी अपने न्यायिक शक्ति। तो राजा के पास मोस्टली 3 पावर होती है। कौन कौन सी? और होती क्या होती थी, पहले जब राजा हुआ करते थे वही तो कानून बनाया करते थे, वही कानून को लागू करते थे, और वही न्याय करने वाले हुआ करते थे। इस बात को आप और ज़्यादा अगर सिंपल भाषा के अंदर समझो तो एज एग्जाम्पल अगर तुम्हें ये कह दिया जाए कि आज तुम भारत के प्रधानमंत्री हो और तुम करो योजनाएं लागू, तुम दो लोगों को सजा। अब जो व्यक्ति तुम्हारे जैसे परिवार के अंदर हो या तुम्हारा मित्र हो, तो आप उनको सजा कम दोगे।
आप उनके प्रति थोड़े लिबरल हो जाओगे। वहीं जो व्यक्ति जैसे तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारी आंख का किरकिरी बना हुआ है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, तो थोड़ा आपका दुश्मन होगा, तो आप उसके ऊपर जो है वो थोड़े कानून जो वो काफ़ी ज़्यादा कठोर बनाओगे। अब लोगों इसको तो बस जान से मार ही दिया जाए, तो ऐसे वाले लॉज जो है वो आप लागू करोगे, तो आप क्या है, आप निरंकुश हो जाओगे, आप पर कोई अंकुश नहीं रहेगा। ये बात मोंटेस्क्यू कहता है, फ्रांसीसी विचारक है, और फ्रांस का एक व्यक्ति कहता है कि भी शक्तियाँ जो है वो तीनों अगर एक ही व्यक्ति के पास होती है तो वो एक व्यक्ति निरंकुश हो जाता है, जिस पर कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं रहता। एक व्यक्ति क्या हो जाता है, निरंकुश हो जाता है। इसलिए इन तीनों पावरों को अलग अलग कर दिया जाना चाहिए, इन तीनों शक्तियों को क्या कर दिया जाना चाहिए, अलग अलग कर दिया जाना चाहिए। कौन कौन सी शक्ति, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति। विधायी शक्तियों की अगर हम बात करें, एग्जैक्टली विधायी शक्ति वही है जिसके अंदर कानून बनाती है। अगर और मैं अच्छे उदाहरण में समझाऊं तो राजा जो है वो कानून बना रहा है। जैसे एज एग्जाम्पल, राज्य के अंदर जो कोई है वो कोई चोरी हो गई, तो चोरी हो गई तो राजा जो है वो कानून बनाएगा। अब राजा सोचेगा इसको 2 साल की सज़ा दे दी जाए। अब 2 साल की सज़ा दे दी जाएगी, वो तो बन गया कानून। अब उसको जेल में डाल दिया, वो कार्यपालिका शक्ति यानी कानून को कर दिया लागू। अब जैसे न्याय करना है, अब लोग उसको लग रहा है कि यार वो दोषी नहीं है, निर्दोष व्यक्ति है वो न्याय करना है उसके लिए, तो वो न्यायिक शक्तियां हैं, जिसे न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहते हैं। हम आप सभी जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो और समझ लो। उस व्यक्ति को अगर जैसे सज़ा दे दी, 2 साल बाद के अंदर उसको पता चलता है कि वो निर्दोष था, तो फिर तो क्या ही बनता है। आज सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोज़ आप लोगों ने देखे होंगे, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कई लोग जो इतने साल की सज़ाएँ काट के बाहर आते हैं, फिर पता चलता है कि वो निर्दोष थे, सज़ा तो काट दी। तो न्याय वाली शक्तियां जो है वो भी राजा के पास हुआ करती थी। तो शासन की 3 शक्तियां हैं, एक विधायी शक्तियां, एक कार्यपालिका शक्तियां और एक न्यायपालिका शक्तियां। अब हम समझते हैं इसको विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका, जुडिशरी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार, तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार जो तीनों शक्तियां हैं उनको अलग अलग कर दी जानी चाहिए। एक विधायिका जो कानून बनाएगी, एक कार्यपालिका जो कानून को लागू करेगी, वहीं एक न्यायपालिका जो न्याय करेगी, जो क्या करेगी, न्याय करेगी। इसको अच्छे से मैं अगर और बताऊं, विधायिका के अंदर अगर हम बात करें तो भारत में कानून बनाने की संस्था कोई है तो वो कौन है, वो है अपनी संसद। कौन है, संसद। आप सभी जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा के अंदर सीटें हैं 543, वहीं राज्यसभा के अंदर सीटें हैं 245। बात करें अगर राजस्थान की, तो लोकसभा से हमारे राजस्थान की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की हमारे राजस्थान से 10 सीटें हैं। टोटल मिलाकर के 35 सीटें हैं। और हाल ही के अंदर एक एग्ज़ाम हुआ था जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसके अंदर ये पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर संसद की कितनी सीटें हैं, तो संसद की सीटें हो जाएगी अपने 35। आई बात समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो संसद की बात, ये केंद्र की बातें कर रहे हैं। केंद्र की यानी पूरे भारत के लिए कानून कोई बना रहा है तो वो संसद बनाती है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का जो ये सांसद कहलाते हैं, दोनों क्या कहलाते हैं, सांसद कहलाते हैं, जिन्हें एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या कहलाते हैं, ये एमपी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये एमपी कहलाते हैं। आप राजस्थान के किसी भी क्षेत्र से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये बात कि हमारे क्षेत्र का एमपी कौन है। हमारे क्षेत्र जैसे चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जो भी है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से ये देख रहे हैं, तो अब आप ये मन में सोचिए कि हमारे ज़िले का एमपी कौन है, हमारे क्षेत्र का एमपी कौन है। तो वो एमपी जो है वो संसद का सदस्य होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कार्यपालिका की, तो इसके अंदर 2 सदन है, एक तो स्थायी, जिसे नौकरशाही कहते हैं, और एक होती है अस्थायी, जिसे मंत्री परिषद कहते हैं। अस्थायी नौकरशाही के अंदर आईएएस, आरएएस होते हैं। वही अस्थायी मंत्री परिषद के अंदर कौन होते हैं, तो वो मंत्री होते हैं। आगे हम जानेंगे इस मंत्री
देखो स्थायी नौकरशाही के अंदर IAS RAS होते हैं, इसको भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। वहीं अस्थायी मंत्रिपरिषद के अंदर मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होती है, उसको भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। पर आपके दिमाग में ये बातें आ गई होगी कि मंत्रिमंडल के अंदर अनेक सारे मंत्री, देखो लोकसभा और राज्यसभा से व्यक्ति जाते हैं मंत्रिमंडल के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा से व्यक्ति कहाँ जाते हैं? मंत्रिमंडल के अंदर। फिर उनको मंत्री बना दिए जाते हैं, किसी को कानून मंत्री, किसी को शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, किसी को रेलवे मिनिस्टर, किसी को रोड एंड सेफ्टी मिनिस्टर, किसी को फूड मिनिस्टर, है ना। तो ये सारे जो है वो मंत्री बना दिए जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं न्यायपालिका की, तो भारत के अंदर न्याय करने के लिए एक संस्था है जिसको कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। वहीं विधायिका के अंदर देख लो संसद, संसद के 2 सदन लोकसभा राज्यसभा। कार्यपालिका के अंदर स्थायी नौकरशाही और अस्थायी मंत्रिपरिषद। नौकरशाही स्थायी है क्योंकि IAS RAS जो है वो स्थायी है। अस्थायी मंत्रिपरिषद इसलिए है क्योंकि 5 साल के बाद में वापस चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद में ये हट जाते हैं, अगर चुनाव जीत गए तो वापस बन जाते हैं, वरना था 5 साल बाद में ये मंत्रिपरिषद जो है वो भंग हो जाती है। न्यायपालिका के अंदर मैंने आप सभी को बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट भारत की न्यायिक संस्था है। अब अगर हम राज्यों की बात करें तो जैसे ये तो संसद के अंदर की है, तो राज्यों के अंदर कानून बनाने वाली संस्था है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल भारत के अंदर देखो, राज्य विधानमंडल के अंदर 2 है, एक तो होती है अपने लोकसभा, सॉरी विधानसभा, और एक है अपने विधान परिषद। एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। विधान परिषद खाली 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, वहीं विधानसभा को निम्न सदन के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताते रहना चाहता हूँ कि विधानसभा का जो सदस्य है वो कहलाता है MLA। क्या कहलाता है? MLA। और इस विधान परिषद का सदस्य कहलाता है MLC। क्या कहलाता है? MLC। तो विधानसभा का सदस्य MLA कहलाता है। तो MLA के बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे आप जिस क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं, तो अब आप अनुमान लगाइए कि हमारे क्षेत्र का MLA कौन है, जिन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है संसद का सदस्य यानी सांसद। तो एक राज्य विधानमंडल के अंदर विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद खाली 6 ही राज्यों में है, आगे हम जानेंगे विधान परिषद को डिटेल से। वहीं विधानसभा जो भारत के सारे राज्यों के अंदर है, और राजस्थान के अंदर विधानसभा है, जो कि राजस्थान की विधानसभा जयपुर के अंदर है, लाल कोठी। राजस्थान की विधानसभा की सीटें जो है वो 200 है। कितनी है? 200 है। सेम कार्यपालिका के अंदर यही होती है, एक तो स्थायी नौकरशाही। स्थायी नौकरशाही के अंदर कौन होते हैं? तो होते हैं IAS और RAS। वहीं अस्थायी मंत्रिपरिषद जो होती है, अस्थायी मंत्रिपरिषद, इसके अंदर मैंने आप सभी को बता दिया कि भी मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल जो है वो अस्थायी होते हैं क्योंकि 5 साल के बाद में चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद में वो वापस जो है वो या तो जीत जाते हैं या फिर हार जाते हैं। जीत जाते हैं फिर भी उनको वापस उसी प्रोसेस से मंत्री बनाए जाते हैं, वापस ये नहीं कि उसी कुर्सी से वापस जाके बैठ गए, नहीं भाई। जिलों के अंदर, राज्यों के अंदर होता है हाई कोर्ट। क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। तो ये ध्यान रखना, न्यायपालिका के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ऊंची संस्था जो पूरे भारत की संस्था है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, और भारत सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कोई संस्था है तो वो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के अंडर में जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, या कैसे न्यायालय है? अधीनस्थ न्यायालय है। तो ये बातें तुम्हारे दिमाग में आ गई होगी। इस चीज़ को अब तुम्हारे दिमाग में एकदम छपना चाहिए, क्योंकि आगे हम बस यही चीज़ काम की है, इन्हीं में से सवाल आते हैं, और यही पूरी पॉलिटी के अंदर हम यही पढ़ते हैं, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका। अगर आपके इस समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो एक बार मैं वापस इसको जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। भारत के अंदर मैंने आपको बताया था कि फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू कह रहा है कि 3 शक्तियाँ, एक कानून बनाने वाली शक्ति, एक कानून लागू करने वाली शक्ति, और एक वो न्याय करने वाली शक्ति कि कानून सही बने हैं, सही लागू हुए हैं अथवा नहीं। तो 3 शक्तियाँ होती है, और मोंटेस्क्यू ने कहा तीनों अलग अलग कर दिए जाने चाहिए, तीनों अलग अलग कर दी जानी चाहिए। तो एक अलग कर रही है जिसको विधायिका के नाम से जानते हैं हम। विधायिका यानी जो कानून बना रही है,
भारत के अंदर पूरे भारत का कानून कोई बना रही है तो वो संसद है। संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा है, दूसरी राज्यसभा है। लोकसभा के अंदर 543 सीटें हैं, वही राज्यसभा के अंदर 245 सीटें हैं। संसद के सदस्य एमपी कहलाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो भी एमपी ही कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं केंद्र के अंदर कार्यपालिका की यानी कानून जो है वो लागू करने की, तो कानून लागू कौन करते हैं? एक तो स्थायी नौकरशाही, जैसे ग्राउंड स्तर पर अगर हम जो है वो बात करें, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे डीएम कहते हैं, कलेक्टर साहब है, तो कलेक्टर साहब किसी योजना का क्रियान्वयन, योजना को लागू कर रहे होते हैं, तो ग्राउंड स्तर पर लागू करना होता है उनको। आगे हम जानेंगे इन चीज़ों को विस्तार से, पर आप ये समझ लेना कि भी कानून को लागू कौन कौन करता है। एक तो स्थायी मंत्री परिषद करती है, और एक अस्थायी मंत्री परिषद करती है, और स्थायी नौकरशाही, इसके अंदर IAS RAS होते हैं। अस्थायी मंत्री परिषद के अंदर मंत्री होते हैं। और मैंने आप सभी को बताया था कि भी अस्थायी मंत्री परिषद इसलिए कही जाती है इसको, क्योंकि 5 साल के बाद में वापस चुनाव होते हैं। चुनाव होने के बाद में अगर ये बंदे जीत जाते हैं तो वापस मंत्री बना दिए जाते हैं, अन्यथा हार जाने के बाद इनको वापस जो है वो MP बना दिए जाते हैं, या फिर वापस जो है वो चुनाव वगैरह लड़ते रहते हैं। उनकी वापस की प्रोसेस आप सभी को पता ही है। न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो भारत की सर्वोच्च संस्था जो न्याय कर रही है उसका नाम सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में एक संस्था है जिसका नाम हाई कोर्ट है। अब हम हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो भारत का, जैसे भारत का सुप्रीम कोर्ट जो कि नई दिल्ली में है, वहीं हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो राजस्थान का हाई कोर्ट जो कि जोधपुर में है। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर में। पहले राजस्थान का हाई कोर्ट जयपुर में हुआ करता था। जयपुर के अंदर इसकी एक खंडपीठ है, और सत्यनारायण राव समिति के आधार पर जो है वो 1 नवंबर 1956 को हाई कोर्ट को जो है वो कहाँ लेके गए थे? जोधपुर लेके गए थे। तमाम बातें जो है वो आप राजस्थान हिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे। राज्य विधानमंडल की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर विधानसभा है, जिसमें जो विधानसभा के सदस्य MLA कहलाते हैं। वहीं भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद है। विधान परिषद के सदस्य MLC कहलाते हैं। राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, राजस्थान के अंदर विधानसभा है। विधानसभा के अंदर राजस्थान के 200 सदस्य हैं, और हर सदस्य MLA कहलाता है। वहीं अगर हम राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जो है वो कानून जो लागू कौन करेगा? तो स्थायी नौकरशाही और अस्थायी मंत्री परिषद है। न्याय कोई करने वाली संस्था जिसे हाईकोर्ट के नाम से जानते हैं, जो कि जोधपुर में है। आप सभी सलमान खान केस से सारे के सारे रूबरू होंगे। पेशी जो है वो सलमान खान की जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर लगती है। पेशी कहाँ लगती है? जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर लगती है। अब हम आगे चलते हैं, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। एक और मैं आप सभी को एक बात और आगे बताऊंगा मैं, चलो आगे बताता हूँ। एक मैं आप सभी को एक और इंटरेस्टिंग बात बता देना चाहता था, तो अभी सुन लो आपने, कि भारत में जो है दोहरी विधायिका है। अर्थात केंद्र तथा राज्य में अलग अलग विधायिका है ना। एक और इम्पोर्टेंट बात कि भारत में दोहरी कार्यपालिका है। अर्थात केंद्र तथा राज्यों में अलग अलग मंत्री परिषद है। भारत में दोहरी विधायिका है, भारत में दोहरी ही कार्यपालिका है। वही भारत में एकल न्यायपालिका है। अर्थात उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन है। उच्चतम न्यायालय किसके अधीन है? उच्च न्यायालय के अधीन है। देखो, इसको मैं अगर तुम्हें एक एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं तो जैसे
जैसे एज एग्जांपल, जैसे एक क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट है, कोई एक क्लास है जिसके अंदर 20 स्टूडेंट है ना, तो 20 स्टूडेंट्स जिनका अलग अलग नाम है। तो मैं अगर ये कहूँ कि वो लोग जैसे एक क्लास में, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट है, एक क्लास और है जिसके अंदर 10 स्टूडेंट है। एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट। एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मान लो मैं ये कह दूं कि ऐसे लोग जिनका नाम ए से लेकर के एच तक आ रहा है या फिर आर तक आ रहा है, ए से आर तक आ रहा है, वो सारे के सारे खड़े हो जाए। तो ए से आर वाले लोग इसमें से है 10 या फिर 5, मान लो इसमें है 5 और इसमें है ए से आर वाले खाली 3 ही। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूं कि 2 क्लासरूम है, एक क्लासरूम में 20 स्टूडेंट है, एक क्लासरूम में 10 स्टूडेंट है। मैंने कह दिया कि जिनका नाम ए से लेकर के ए बी सी डी ई एफ जी एच आर तक के किसी भी जो अक्षर से शुरू होता है, किसी का नाम ए से शुरू होता है, बी से शुरू होता है, ऐसे आर तक जिनका नाम शुरू होता है वो सारे खड़े हो जाएं, तो वो बंदे होंगे 5। कितने व्यक्ति है? 5 उस क्लास में। वही दूसरी क्लास में मैं कह दूँ भी ए से लेकर के आर तक नाम वाले कोई व्यक्ति है तो खड़ा हो जाओ, तो उस क्लास में खड़े हो जाते हैं 3 व्यक्ति। कितने व्यक्ति खड़े हो जाते हैं? 3 व्यक्ति। अब ये क्लासरूम है लोकसभा और राज्यसभा। ये 20 स्टूडेंट वाला क्लासरूम है लोकसभा, 10 स्टूडेंट वाला जो क्लासरूम है वो है राज्यसभा, है ना। अब ये लोकसभा राज्यसभा और संयुक्त रूप से इसे क्या कहा जाता है? संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद। अब ये सारे के सारे व्यक्ति जो है वो आगे एक दूसरे क्लासरूम में बैठेंगे, उस क्लासरूम को कहते हैं मंत्री परिषद। क्या कहते हैं? अब ये अस्थायी एक स्थायी है, अस्थायी है। अस्थायी मंत्री परिषद हमने किस में पढ़ा था? तो अस्थायी मंत्री परिषद पढ़ा था हमने कार्यपालिका के अंदर। किस में पढ़ा था? कार्यपालिका। इसका मतलब कार्यपालिका के जो लोग हैं, कार्यपालिका के जो लोग हैं, जो कार्यपालिका के अस्थायी मंत्री परिषद है वो कहाँ से आते हैं? तो 20 स्टूडेंट प्लस 10 स्टूडेंट, यानी यहाँ से वो आते हैं, यहाँ से वो आते हैं। तो अपने ये बात ध्यान रखने की अस्थायी मंत्रिपरिषद जो है, अस्थायी मंत्रिपरिषद के लोग कहाँ से आते हैं? तो इन 30 स्टूडेंट से आते हैं। इसलिए अस्थायी मंत्रिपरिषद किसका भाग है? कार्यपालिका का भाग है। इसका मतलब कार्यपालिका कहाँ से उठ के आई है? कार्यपालिका विधायिका से उठ के आई है। कार्यपालिका विधायिका से उठ के आई है, क्योंकि विधायिका लोकसभा राज्यसभा के बंदे ही जाकर के कार्यपालिका के अंदर बैठते हैं। इसलिए भारत के अंदर अगर हम बात करें, मैं इसका चार्ट बना के बताऊं तुम लोगों को। ये विधायिका है, मैंने बताया था कि विधायिका के बंदे कहाँ बैठते हैं? कार्यपालिका के अंदर। तो ये क्या हो जाएगी? कार्यपालिका। और न्यायपालिका भारत के अंदर स्वतंत्र है, तो भारत के अंदर ये क्या हो जाएगी? न्यायपालिका हो जाएगी। तो भारत के अंदर दोहरी विधायिका है, दोहरी कार्यपालिका है और एकल न्यायपालिका है। न्यायपालिका के संबंध ना तो कार्यपालिका से है, न्यायपालिका का संबंध ना ही विधायिका से है, यानी न्यायपालिका का संबंध इन दोनों से ही नहीं है, न्यायपालिका का संबंध इन दोनों से नहीं है। तो अपने ये बातें ध्यान रखनी है कि भारत के अंदर दोहरी विधायिका है, केंद्र और राज्य में अलग अलग विधायिका है। भारत में दोहरी कार्यपालिका अर्थात केंद्र और राज्य में अलग अलग कार्यपालिका है। भारत में एकल न्यायपालिका है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है ना। हाई कोर्ट से कोई मामला ताबे नहीं आ रहा होता है, या फिर किसी मामले के अंदर अगर मान लो न्याय कर रहा होता है, तो वो न्याय जो है वो न्याय से जो पीड़ित व्यक्ति है वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये भारत के तमाम नागरिकों को छूट दी गई है। तो भारत के तमाम नागरिकों को क्या छूट दी गई है कि हाई कोर्ट से अगर मान लो कोई भी फैसला आता है, उससे अगर संतुष्ट नहीं हो आप, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो। तो अपने ध्यान रखने वाली बात यह कि विधायिका और कार्यपालिका, अर्थात भारत के अंदर कार्यपालिका के सदस्य, विधायिका के सदस्य कहाँ बैठते हैं? कार्यपालिका के अंदर बैठते हैं। तो एक बार मैं फटाफट से, वीडियो तो देखो वैसे काफ़ी सारा लंबा हो ही गया, पढ़ाने में भी मेरे को काफ़ी सारा इंटरेस्ट आ रहा था, पर आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हम भारत की जो व्यवस्था है उसके बारे में जाना था हमने। एक बार अगर मैं फटाफट से रिवीजन करवाऊँ तो राज्य वह इकाई है, वहाँ से तो मैंने करवा दिया। मैं राजत्व का देवी सिद्धांत, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और अपने राज्य में ईश्वर के आदेशों को लागू करता है। अतः देवी सिद्धांत के आधार पर राज्य अस्तित्व में आए। वहीं सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर मत्स्य न्याय अथवा पूर्ण अराजकता की स्थिति थी। लोगों ने अपनी शक्ति जो है वो राजा को सौंपी, बदले में राजा ने उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी। वर्तमान के अंदर जनता जो है वो मतदान वोट के माध्यम से अपनी शक्ति अपने प्रतिनिधि को सौंपती है, बदले के अंदर प्रतिनिधि उनकी क्या करता है? सुरक्षा करता है।
न्यायपालिका और जो मोंटेस्क्यू फ्रांसीसी विचारक फ्रांस का एक बंदा था जिसने कहा कि तीनों शक्तियों को आप न्यारी न्यारी कर दो, अलग अलग कर दो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हमने तीनों शक्तियों को अलग कर दिया। विधायिका एक अलग शक्ति है, कार्यपालिका अलग शक्ति है, न्यायपालिका अलग शक्ति है। विधायिका जो कानून बनाएगी, कानून कौन बनाएगी? तो संसद बनाएगी। जो भारत के अंदर संसद के 2 सदन है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। वहीं लोकसभा के अंदर 543 सीटें हैं, राज्यसभा के अंदर 245 सीटें हैं। कार्यपालिका की अगर हम बात करते हैं तो स्थायी नौकरशाही और अस्थायी मंत्रिपरिषद। न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट आता है। राज्यों की अगर हम बात करें तो राज्य विधानमंडल के 2 सदन है, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। विधानसभा जो कि राजस्थान के अंदर है, राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। विधान परिषद मात्र ही 6 राज्यों के अंदर है, पूरे भारत के अंदर ही। उसके बाद में जो है फिर हमने जाना था कि भाई जो भारत के अंदर दोहरी विधायिका है, भारत में दोहरी कार्यपालिका है, भारत में दोहरी एकल न्यायपालिका है, भारत में एकल ही न्यायपालिका है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने जाना था। आज के इस वीडियो के अंदर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया हुआ हो या तुम्हारा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मुझे टेलीग्राम पर भी जो पर्सनल मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे और वीडियोज़ पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इसके साथ साथ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जहाँ पर यहाँ पढ़ाए हुए सारे कंटेंट का PDF आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पढ़ाए हुए कंटेंट में से अगर कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में कैसा भी सवाल आया हुआ है तो वो भी सवाल आपको जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।